प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की साइंस में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग सीखेंगे इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्या सीखेंगे? आज वाली क्लास में हमको सीखना है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो 20 नंबर का एमसीक्यू आता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे और बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसका यूज करके इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो ध्यान दीजिएगा, जो भी जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट है मेटल का, दूसरा पार्ट है नॉन मेटल का, और जो तीसरा पार्ट क्या है? सब मेटल का। ठीक, ये इतने पार्ट है। मेटल क्या होते हैं? जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, साथ ही जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनको मेटल कहते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सब मेटल क्या होते हैं? इनमें दोनों टेंडेंसी होती है। I mean, ये मेटल की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं और नॉन मेटल की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं। अब जो हमारी आवर्त सारणी बनी हुई है, आवर्त सारणी में एक्चुअल में है क्या? एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस में आते हैं? मेटल में आते हैं। डी ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट मेटल में आते हैं। एफ ब्लॉक के भी मेटल में आते हैं। बट जो हमारा पी ब्लॉक है इसमें कुछ को छोड़कर और लगभग सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम, ये सारे के सारे मेटल हैं। हमसे पूछ रहा था नॉन मेटल कौन सा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कौन सा उपधातु, कौन सा उपधातु है? तो अगर हम सब मेटल की बात करें तो सब मेटल में एक आता है जर्मेनियम, एक आता है सिलिकॉन, एक आता है एसबी करके स्टेमनी, बिस्मथ भी सब मेटल में आता है। यही इतने 4-5 हैं जो सब मेटल में आते हैं। पूछ रहा है कौन सा उपधातु है? तो जिंक जो होगा मेटल होगा, कैल्शियम भी मेटल होगा, कार्बन नॉन मेटल होगा, अभी देख चुके हैं। बचा क्या? जर्मेनियम, ये हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। और इस क्वेश्चन का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलीय है, तो ये क्या तत्व क्या हो सकता है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो तत्व दिए हुए हैं, कैल्शियम दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है। अब इसमें जो कार्बन है ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बात की गई है धातु की। किसकी बात की गई है? धातु की। और कार्बन हमारा है वो क्या है? नॉन मेटल है, तो कार्बन वाला ऑप्शन अपने आप में कैंसिल हो गया। बचा क्या? कैल्शियम और सिलिकॉन। तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है CaO होता है, और ये जब पानी में घुलता है तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, मीन्स आसानी से ये घुल सकता है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप लगा होता है। खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं उस पर जिंक की जगह किसका? टिन का लेप लगा होता है। आपको करेक्ट आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, जो जिंक और टिन की अगर हम बात करें, जिंक की और टिन की बात करें, तो जो जिंक और टिन के बीच का रेशियो होता है, जिंक जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है। कैसा मेटल है? मोर रिएक्टिव है। और ये क्या होगा? ये लेस रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? लेस रिएक्टिव होगा। तो जब कोई भी खाद्य पदार्थ है किसी भी मेटल के संपर्क में आएगा तो वो अभिक्रिया करेगा। इसीलिए अगर जिंक के का लेप लगा देंगे तो जिंक क्या करेगा? उस खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन टिन ये लेस रिएक्टिव है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यही कारण है कि जो टिन है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है?
ध्यान दीजिएगा, विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है Ag जिसको कहते हैं चांदी, नंबर 2 पे आता है कॉपर जिसको कहते हैं तांबा, नंबर 3 पे आता है एल्यूमिनियम, ठीक, ये इतना आप लोगों को याद रखना है। चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम। चांदी चूंकि महंगी है, कॉस्टली पड़ती है, इसलिए इसके वायर अवेलेबल नहीं होते हैं, बट हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होती है कॉपर की वायरिंग होती है, या आमतौर पर अगर कहीं लोकल वायरिंग है तो वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। तो जैसा कि ऑप्शन से हम देखेंगे इसमें चांदी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, Ag मिल रहा है, तो Ag क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो ये अभी हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखे थे, ये एसबी का नाम लिखे हैं, किसका नाम लिखें, एसबी का नाम लिखें, इसको स्टेमनी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमनी कहते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Fe फॉर आयरन, Cu फॉर कॉपर, Ni फॉर निकल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये तीनों जो लिखे हुए हैं ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, किसके, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और क्या है, मेटल है। कैसे मेटल है, ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातु में है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, पीतल है एक, ये जो पीतल होता है ये क्या होता है भाई, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, पीतल क्या होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, ठीक है। पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल में होता क्या है, पीतल में Cu प्लस जिंक होता है, पीतल में क्या होता है, Cu प्लस जिंक होता है, यानी कि पीतल में क्या क्या मिला होता है, कॉपर मिला होता है और जिंक मिला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होंगे जो किससे बने होंगे, मेटल और नॉन मेटल से बने होंगे, मीन्स एक पॉजिटिव आयन होगा और दूसरा कैसा होगा, निगेटिव आयन होगा। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा 2। इन सब का अगर नाम आप जानना चाह रहे हैं तो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेथेन, इसका नाम होगा मेथेन, इसका नाम होगा कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम होगा अमोनिया, इसका नाम क्या होगा, अमोनिया होगा, ठीक। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक हमेशा किसके किसके बीच में बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल प्लस नॉन मेटल अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। यहाँ पे CH4 C भी नॉन मेटल है, H भी नॉन मेटल है, CO2 C भी नॉन मेटल, O भी नॉन मेटल, NH3 में N भी नॉन मेटल, H भी नॉन मेटल। जब सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ऐसे यौगिकों को कोवैलेंट यौगिक कंपाउंड कहते हैं या सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन से सारी धातुएं संयोग करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत ना के बराबर होती है, और ना के बराबर क्रियाशीलता वाली 2 धातुएं हैं, एक है Ag, एक है Au। Ag को कहते हैं चांदी और Au को कहते हैं सोना, Au को क्या कहते हैं, सोना। सक्रियता श्रेणी की अगर हम बात करें ये है, इसके बाद इसी के नीचे मान के चलिएगा
ये मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज है, सब ऊपर नीचे हैं। ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। अगर हम इसको देखें तो जो हमारा चांदी और सोना आता है, इसका स्थान बहुत नीचे आ जाता है। तो नीचे आने पर ये दोनों जो धातुएं होती हैं हमारी, ये दोनों क्या करती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पे देखेंगे इन्हीं दोनों में से कोई हमको एक मिल जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा भाई ऊपर आ रहा है, तांबा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। इसके बाद में है गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो और हम आपको दिखा दें, जिंक तो ये हो जाएगा, पोटेशियम आपका ये हो जाएगा, बचा क्या, गोल्ड सबसे नीचे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा गोल्ड। क्या होगा, गोल्ड होगा। ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखते हैं गोल्ड का और सिल्वर का ज्वेलरी बना होता है, अगर ये रिएक्शन करता तो ज्वेलरी क्या हो जाती है भाई, बाहर रहता है, वातावरण में ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तो ये रिएक्ट कर लेता, लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। अब सोना जो होता है, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है, ठीक। 100% जो शुद्ध सोना होगा वो क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन बात ये है, आंसर तो यहाँ 24 हो जाएगा। जो हम लोगों के घरों पे आभूषण सोने का आता है वो 24 कैरेट का नहीं होता है, क्योंकि 100% जो शुद्ध सोना होता है ये बहुत मुलायम होता है। तो इसमें कुछ तांबा या कुछ मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं जिससे कि इसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए। तो आमतौर पर हम लोगों के घरों पे जो आभूषण आ जाता है वो क्या आता है, 20 कैरेट का आता है, या बहुत उच्च कोटि का हो गया तो 22 कैरेट का। अदरवाइज मार्केट में इस समय 18 कैरेट के आभूषण मिलते हैं। कितने कैरेट के, 18 कैरेट के मिलते हैं। अब तो जब से सोने का दाम बढ़ा है तब से 14 और 12 कैरेट के भी आभूषण आने लगे। ये आप लोग देखते होंगे रील वगैरह में या शॉर्ट वीडियोज में, एडवर्ड में आता है कि इस दुकान पे सोना बहुत सस्ता मिल रहा है, 10,000 रुपये में चैन, 5,000 रुपये में अंगूठी वगैरह वगैरह। वो लोग क्या करते हैं, वो 12 कैरेट या 14 कैरेट का बनाते हैं। देखने में आपको सोने की तरह लगेगा, लेकिन वो 100% प्योर नहीं रहेगा, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू डाउन रहती है और वो अपने शोरूम पे ग्राहकों को बुला करके सस्ता सोना देते हैं, ठीक। जब आप वहाँ जाओगे, रियलिटी चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 24 कैरेट नहीं, 12 या 14 कैरेट वाली बात है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो जितने लोगों ने थ्योरी की क्लास कंप्लीट करी होगी, थ्योरी की क्लास में आप लोगों को बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सारी की सारी अधातुएं, और जितनी अधातुएं हैं या तो ठोस होंगी या तो गैस अवस्था में पाई जाएंगी, लेकिन ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं पारा की बात करूं तो पारा धातुओं में, ठीक, अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो ब्रोमीन हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जाता कि धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है तो आपका आंसर क्या होता, पारा होता। बात करें इसकी कि ये भाई कमरे का ताप क्या होता है, तो कमरे के ताप की अगर मैं बात करूं, कमरे के ताप की मैं बात करूं, ठीक, तो इसका मान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक वर्ड होता है STP, कुछ जगहों पर इसको NTP भी कहा जाता है। STP या NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में सामान्य ताप एवं दाब। तो जो सामान्य ताप होता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं। और जो प्रेशर होता है वो 1 ATM के बराबर होता है। अब ATM बोलें तो पैसा निकालने वाला नहीं, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरणीय ताप कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीसा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको सोल्डर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। ये सोल्डर क्या होता है, आप लोगों ने बिल्डिंग देखा होगा, जहाँ पे बिल्डिंग होती हो, बिल्डिंग का मतलब कि दो चीजें लोहे की जोड़ी जाती हूँ, तो वहाँ पे टाँका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टाँका। कैसा टाँका, बिल्डिंग वाला, ठीक है। बिल्डिंग के टाँके में जो राड यूज करते हैं, उसको टच करते हैं, बिजली से लगाते हैं तो चिनगारी टाइप निकलती है। वो टाँका किससे बना होता है, शीशा और टिन के मिश्रधातु से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। अब जब हम धातु पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, धातु पढ़ रहे थे, तो हमने आप लोगों को बताया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन धातुएं ऐसी होती हैं कि मुलायम होती हैं। अब कितनी मुलायम होती हैं, चाकू से काटी जा सकती हैं, चाकू से काटी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसी में से देख लीजिए कोई मिल जाए तो लिथियम लिखा हुआ है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। हमको मिल गया, लिथियम पर हम लगा देंगे, लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अपक्रियाशील है। अब ये कौन अधिक अपक्रियाशील है, इसके लिए हमने अभी ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में वहां पे जो आया है, एक तो ये Cu आया है, एक Hg आया है, और क्या आया है उसको भी देख लेते हैं भाई, Ag है, Au है, क्या है, Ag है और Au है। ये हो गया Ag, ये क्या हो गया A। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज बोले सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हमसे ये कहता है कि जो धातु ऊपर होगी वो अधिक क्रियाशील होगी, जो नीचे होगी वो कम क्रियाशील होगी। हमको एक Cu मिला है, Hg मिला है, ऑप्शन में Ag मिला है, Au मिला है, तो इन सब में सबसे ऊपर कौन है, Cu है, तो क्रियाशील क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम हमारा होता है। क्या होता है, लिथियम होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है। और जितने लिखे हुए हैं, Fe फॉर आयरन, Al फॉर एल्युमिनियम, Au फॉर सोना, ये सब क्या है, धातु। कार्बन क्या है, यहाँ पर भी रिपीटिंग है, हम सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु है। अच्छा, कार्बन आ ही गया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए। कार्बन जो है ये चीज, इसके अपर रूप होते हैं, क्या होते हैं, अपर रूप, यानी कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है। इसका एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, और दूसरा अपर रूप होता है हीरा। एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट और दूसरा क्या होता है, हीरा। ग्रेफाइट की बात करें, अधातु होते हुए भी ये कैसा होता है भैया, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। हीरे की बात करें, ये कठोर पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, संसार का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। अब इसके साथ में ये चमकीला भी होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है। तो कार्बन की बात आए तो आप ये इतना याद रखिएगा कि कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है, जिसको अपर रूप कहते हैं। और इन अपर रूपों में एक ग्रेफाइट है और एक क्या है, हीरा है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर भी होता है और चमकीला भी होता है। अगला क्वेश्चन, सिलिका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही सिलिका देखेंगे हमारे मन में आएगा धातु या अधातु। क्या आएगा, धातु या अधातु। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो जो ये यहाँ पे सिलिका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये सिलिका लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है SiO2। क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ये कोई तत्व है ये नहीं, तत्व होता तब तो हम लोग मेटल, नॉन मेटल या सब मेटल की बात करते। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जो सिलिका है उसका फुल फॉर्म होता है SiO2, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है।
अगर ये एलिमेंट होता, क्या होता, एलिमेंट होता तो हम डिस्कस करते, एलिमेंट है ये नहीं है तो हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, ये हमारी है सक्रियता श्रेणी। हाइड्रोजन के ऊपर के धातु मतलब कि यहाँ पे, यहाँ से ऊपर के सारे धातु, ये सब क्या है, इसको भी छोड़ दीजिए भाई, ये इतना इसके ऊपर के धातु हैं। अब ये ऊपर के धातु होंगे क्या कि हाइड्रोजन का कोई भी सॉल्यूशन होगा उससे हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। अब मान लीजिए कोई भी धातु है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, अगर हम इसको H2SO4 में मिला दें या फिर HCl में मिला दें या फिर HNO3 में मिला दें, किसी भी एसिड में मिला दें, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन लास्ट में क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। मतलब कि अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हम इसलिए यौगिक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने यम लिख लिया है। क्या लिखा है, यम लिखा है। अब यस, इस यम के अकॉर्डिंग हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होगा, सिंगल पॉजिटिव वाला आयन होगा या डबल पॉजिटिव आयन वाला होगा या ट्रिपल पॉजिटिव आयन वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु, अब इसको कौन नहीं बता पाएगा। धातु की परिभाषा में ही हम लोग ने लिखा है कि धातु में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धनायन। सबसे आसान क्वेश्चन है, धनात्मकता धनायन, धनात्मकता धनायन। और अधातु के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, ऋणात्मकता से क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। ठीक, धातु के ऑक्साइड समानतया होते हैं। तो जितने भी धातु के, अब देखो ऑक्साइड क्या होगा, दो प्रकार का होगा, एक होगा धातु ऑक्साइड और एक क्या होगा, अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड होगा, दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। इन दोनों की अगर हम बात करें तो जो धातु ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और जो अधातु ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है भाई, धातु ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, किसमें, जल में, इसको जल में घोलेंगे। जब हम इसको जल में घोलेंगे, धातु ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, जल में, धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम किसी एसिड से करवाते हैं तो हमें उदासीनीकरण क्रिया मिलती है। और धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम एसिड किसी बेस से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, किसी बेस से करवाते हैं, तो इस दशा में हमको क्या मिलता है भाई, इस दशा में हमको उदासीनीकरण क्रिया मिलती है। मतलब अगर मेटल ऑक्साइड और प्लस में हमने एसिड ले लिया तो हमको उदासीनीकरण क्रिया मिलेगी, और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में हमने बेस ले लिया तो हमको उदासीनीकरण क्रिया मिलती है। जिससे ये प्रूव होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्या लिखा हुआ है, चुंबक, और चुंबक का मतलब जिसमें चुंबक आ जाए। तो चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे अयस्क जिसमें अशुद्धियां भारी हों, जिनमें अशुद्धियों का द्रव्यमान क्या हो, ज्यादा हो, अशुद्धियों के कण कैसे हों, कण, अशुद्धियों के कण क्या हो, भारी हो, उसको गुरुत्वीय पृथक्करण से किया जाता है। जिसमें कणों को देखा जा सके उनको हाथ से छाना जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, कैसे अयस्क, सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनको फेन पलवन विधि से दूर किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखो, सल्फाइड अयस्क आ गया। सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है कौन सी विधि से, फेन पलवन विधि से।
फेन पलवन विधि क्या होती है भाई? फेन पलवन विधि वह विधि होती है जिसमें अयस्क को चीड़ के तेल के साथ मिलाकर एक बड़े से पानी के टब में रख करके उसमें तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है। वायु प्रवाहित करने पर अयस्क जो होता है वो झाग के रूप में बाहर आ जाता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। हाथ से चुनना ये उन अयस्कों के लिए होता है जिनमें जो है अशुद्धियां साफ साफ दिखती हैं। निष्ठालन पानी से धो दिया जाए, पानी में वो निकल जाए। निष्ठापन जो है ये सांद्रण के बाद की विधि है। धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म करके उसके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की क्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु, तो इसका आंसर होगा ये हिंडालियम। हिंडालियम जो है वो क्या है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। बाकी ये जो पीतल लिखा हुआ है इसमें कॉपर और जिंक होता है। कांसा में भी कॉपर और टिन होता है। जर्मन सिल्वर में, जर्मन जो सिल्वर होता है ये भी उसका होता है सोल्डर्स, जो क्या कहते हैं भाई, कांच होता है और टिन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है भाई वो है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका फार्मूला अगर हम देखें तो ये होता है Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का है। इसका फार्मूला क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसको जान लीजिएगा। कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है उसको कॉपर पाइराइट कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? CuFeS2। है तो सारे के सारे कॉपर के अयस्क, लेकिन कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? कॉपर पाइराइट है। इसी से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा कम है सोडियम का। इसका जो गलनांक होता है ये 98.7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। और सारी की सारी धातुओं का गलनांक इससे बहुत ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु तो वो है, लेकिन ऑक्सीजन किस रूप में पाया जाता है? O2 के रूप में। नाइट्रोजन का परमाणु N है, लेकिन ये किस रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में पाया जाता है। ठीक ऐसे ही जो हमारा सल्फर है वो S8 के रूप में पाया जाता है। सल्फर क्या है? S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का आणविक सूत्र, अब जैसे ये सल्फर S8, ऐसे फास्फोरस जो है वो P4 के रूप में पाया जाता है। यानी कि फास्फोरस वातावरण में फास्फोरस के 4 अणु एक साथ जुड़ करके तो फास्फोरस बनाते हैं, और सल्फर के 8 अणु एक साथ जुड़ करके बनाते हैं। ठीक है, सल्फर की जो संरचना होती है एक फिशर संरचना होती है, उससे हम लोग याद करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल सकता है? ध्यान दीजिएगा, सोना न तो पानी में घुलता है, न किसी कार्बनिक विलायक में घुलता है, न किसी एसिड में ही घुलता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। ये अम्लराज क्या होता है? ये अम्लराज होता है 3HCl रेशियो HNO3। मतलब 3 और 1 के रेशियो में जब HCl और NO3 को मिला दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वारेजिया। और जो हमारा सोना होता है वो इसी अम्लराज में या एक्वारेजिया में घुल सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अम्लराज में। अम्लराज क्या होता है? एक्वारेजिया होता है, जिसमें HCl और NO3 3:1 के रेशियो में मिले होते हैं। अगला लिखा हुआ है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये अमलगम है, अमलगम क्या है? कोई भी ऐसी मिश्र धातु, कोई भी ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक अवयव पारा हो, एक अवयव क्या हो? पारा हो या Hg हो, एक अवयव Hg हो, इसी को मरकरी कहते हैं और इसी को पारा भी कहते हैं। अगर किसी धातु के मिश्र धातु में एक अवयव मरकरी है तो ऐसी सभी मिश्र धातुओं को अमलगम कहा जाता है। मतलब एक ये फिक्स है,
इसमें लोहा भी मिला सकते हैं, जिंक भी मिला सकते हैं, कॉपर भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला करके अमलगम बनाया जा सकता है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा, तो जो बदल रहा है उसकी बात नहीं करनी है, जो हमेशा रहता है उसको क्या कहेंगे, पारा कहेंगे। और पारा को क्या कहते हैं, Hg से नोट करते हैं। इसी को मरकरी कहते हैं। जब हम लोग को फीवर होता है, डॉक्टर लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें यही होता है, उसमें क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू किया है। आप लोग और अच्छे ढंग से पढ़िएगा। कोई ऐसा एमसीक्यू जो आपके समझ में नहीं आएगा, उसको आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।